तो अभी हम लोग देख रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड अभी हम लोग लिख रहे थे एमसीक्यू सॉल्यूशन ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पे हम लोग का एमसीक्यू सॉल्यूशन चल रहा था और ये आपका पार्ट नंबर हो जाएगा 3rd ऑन एमसीक्यू सॉल्यूशन ऑन लेथ मशीन, यानी कि लेथ मशीन में जो क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ उसका ये 3rd पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद और एक लेक्चर आएगा 4th पार्ट जो कि लेथ मशीन का होगा। और मैं अगर बात करूँ कि कितना नंबर का ये वीडियो है या फिर लेक्चर है, तो ये हो जाएगा आपका 21th लेक्चर। ये आपका 21वां लेक्चर हो जाएगा प्रोडक्शन का। तो इससे पहले 20 लेक्चर आ चुका है प्रोडक्शन पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके सारा वीडियो को देख लीजिएगा। मैं पहले बता देता हूँ 14 से लेकर हम लोग 18 तक ये जो लिए हैं लेक्चर, ये लिए हैं लेथ मशीन पे, यानी कि लेथ मशीन का लेक्चर सिर्फ हम लिए हैं। आपका कितना लेक्चर लिए हैं? 5 लेक्चर लिए हैं। और इसके बाद 19th और 20 जो आया था वो एमसीक्यू सॉल्यूशन पे आया था। आज जो हम लोग 21 लेंगे वो भी आपका एमसीक्यू सॉल्यूशन ही रहेगा, अलग अलग पार्ट्स का लेते हैं। लेथ मशीन में जितने टाइप का है उसी बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन कराता हूँ। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन का एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं लेथ मशीन का। आज हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चन, वो बात करेंगे लेथ मशीन के पार्ट्स का बारे में एंड लेथ ऑपरेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, राइट। जैसे पार्ट्स आपको पता है, बहुत सारा पार्ट होता है, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, इसके बाद आपका कैरिज हो जाता है। ठीक है, कैरिज आ गया, उसका लेड स्क्रू आ गया, स्पिंडल आ गया, बेड आ गया, ये आपका लेग्स आ गया, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। एंड ऑपरेशन अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन में आपको पता बहुत सारा ऑपरेशन करते हैं ऑन लेथ मशीन विद द हेल्प ऑफ सिंगल पोल कटिंग टूल, जैसे ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, शेपिंग हो गया, ठीक है, लर्निंग हो गया। तो ये सारे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया था एंगल प्रोवाइडेड बिटवीन द लेथ सेंटर। 2 सेंटर होता है, डेड सेंटर और एक होता है लाइव सेंटर। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। डेड सेंटर होता है टेल स्टॉक पे, लाइव सेंटर होता है हेड स्टॉक पे। तो आपको बोला गया जो हम लोग एंगल कितना देते हैं, वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि एंगल हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं। एंगल प्रोवाइड बिटवीन द लेथ सेंटर, यानी कि जो इस तरह का रहता है, मान लो सेंटर रहता है, लाइव सेंटर इस तरह का कुछ है, तो इसके बीच में हम लोग एंगल कितना प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ आपसे बोला गया। बताइए ये एंगल हम लोग कितना देते हैं। चाहे इधर हेड स्टॉक रहेगा तो ये लाइव सेंटर हो गया, और टेल स्टॉक में रहेगा तो मेरा हो गया डेड सेंटर। तो डेड सेंटर रहे या फिर लाइव सेंटर रहे, तो दोनों में हम लोग एंगल कितना प्रोवाइड करते हैं जनरली, तो ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो क्या वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं 20 डिग्री, क्या करते हैं हम लोग 45 डिग्री या 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करूँगा इसलिए मैं, बाकी ताकि आप खुद पॉज करके आंसर दीजिए। रीज़न क्यों है, क्योंकि मैं सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ, ऐसा कोई तो नया चीज़ है नहीं। मैं लेक्चर में हर वो चीज़ डीपली एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा है क्वेश्चन, तो आप लेक्चर भी देख लीजिए। लेक्चर का जैसे मैंने कहा 14 से लेकर 18 तक लेक्चर बताया हुआ, और जो बच्चा देखा वो खुद से पॉज करके एटलीस्ट ट्राई करे, गलत होगा अलग बात है। तो चलिए अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 60 डिग्री, बट द कंडीशन इज, देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, द एंगल प्रोवाइड बिटवीन द लेथ सेंटर इज, हम लोग 60 डिग्री प्रोवाइड करते हैं एंगल, लेकिन ये कहा गया है इन जनरल, हम लोग जनरल करते हैं। बट अगर हम लोग हेवी मशीन करते हैं तब यहाँ पे हम लोग 75 यूज़ करते हैं एंगल। कितना यूज़ करते हैं? 75। कब? जब हम लोग हैवी मशीनिंग करते हैं। ठीक है, जब हम लोग हैवी मशीनिंग करते हैं, ठीक है, उस समय हम लोग कितना एंगल प्रोवाइड करते हैं आपका सेंटर्स में, लेथ सेंटर्स में, उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं 60। अब थोड़ा बता देते हैं, वैसे सारा मैं चीज़ें बता चुका हूँ। देखो पहले तो ये जान लो, ये मेरा होता है आपका सेंटर में जो एंगल प्रोवाइड करता है, ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो अलग अलग तरह का यूज़ करते हैं। ये जो मेरा है ये आपका जनरल आपका है, ये आपका जनरल जो है आपको दिखाई दे रहा सेंटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉल बेयरिंग वाला रहता है आपका, ये मैंने समझ लो कि ये मेरा लाइव सेंटर आप बोल सकते हो। ठीक है, लाइव सेंटर बोल सकते हो, जो कि हेड स्टॉक में लगा रहता है। और ये मेरा जो है आपका डेड स्टॉक में लगा, आई मीन ये मेरा डेड सेंटर है, डेड स्टॉक बोल रहे हैं, डेड स्टॉक है। ठीक है, डेड स्टॉक बोल रहे, डेड सेंटर, सॉरी, ये मेरा कहाँ लगा रहता है? टेल स्टॉक में लगा रहता है। टेल स्टॉक में रहता है मेरा डेड सेंटर, और लाइव स्टॉक रहता है हेड स्टॉक में, इसीलिए बॉल बेयरिंग रहता है ताकि इसमें मूवमेंट भी हो सके। और यहाँ पे और तरह का देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो तो लाइव सेंटर, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे डेड सेंटर यहाँ पे देख रहे हो, ये दोनों का दोनों डेड सेंटर है। ये दोनों डेड सेंटर में एक आता है फुल डेड सेंटर, एक होता है हाफ डेड सेंटर। यहाँ हाफ कटा हुआ रहता है ये चीज़, इसको बोला जाता है हाफ डेड सेंटर। क्योंकि आपको पता है डेड सेंटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ओनली काम करता है मेरा सपोर्ट का, ये ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्कपीस को ड्यूरिंग मशीनिंग। बट लाइव सेंटर के केस में क्या हो जाता है कि ये सपोर्ट तो करता है, ये करता है एंड होल्ड भी करता है, इसके अलावे ये मूव भी करता है। क्या करता है? मूव करता है, यानी रोटेट करता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड लाइव सेंटर, जो कि मेरा हेड स्टॉक में रहता है। इसके अलावा और भी टाइप यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि आपका बल नोज लाइव सेंटर है ये, और ये आपका स्प्रिंग लोडेड लाइव सेंटर। ठीक है, एंड आपको पता है कि कहाँ पे रहता है? हेड स्टॉक में रहता है। आप देख लो यहाँ पे, ये मेरा लेथ का फिगर है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे हेड स्टॉक दिखाया गया, ये पार्ट मेरा हेड स्टॉक कहलाता है। टेल स्टॉक ये पार्ट मेरा कहलाता है। यहाँ पे 2 आपको हेड दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट हेड ये वाला है
एंड सेकेंड हैंड ये वाला है, ये कहलाता है मेरा लाइव सेंटर, ये कहलाता है मेरा डेड सेंटर। तो डेड सेंटर हो गया टेल स्टॉक में, लाइव सेंटर हो गया मेरा हेड स्टॉक में। ये रोटेट भी कराता है, इसीलिए इसको हम लोग लाइट सेंटर कहते हैं सपोर्ट के साथ साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए, मैं आपको टाइम उतना दूंगा तो ताकि आप खुद से क्वेश्चन लगा पाओ। बोला गया कि लेथ स्पिंडल जो होता है आर यूजुअली मेड होलो एंड प्रोवाइडेड। जो हम लोग लेथ का स्पिंडल होता है उसमें हम लोग होलो रहता है अंदर से, ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ पे मेरा नट एंड बोल्ट की तरफ फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं कैसा टेपर प्रोवाइड करते हैं, क्या वो हम लोग इंटरनल टेपर देते हैं, एक्सटर्नल टेपर देते हैं, दोनों देते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, या फिर कोई टेपर ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये आपको बताना। देखो यहाँ पे थ्रेड का नहीं बात कर रहा, मैं पहले आपको बता देता हूँ, कोई बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा सर स्पिंडल में, पिछले लेक्चर में आप बताए थे कि स्पिंडल में अगर हम लोग थ्रेड का बात करेंगे तो एक्सटर्नली थ्रेड देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, एक्सटर्नल हम लोग थ्रेड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है आपको टेपर जो प्रोवाइड किया जाता है वो हम लोग क्या इंटरनली टेपर देते हैं, एक्सटर्नली टेपर देते हैं। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर, आई होप सो आप लोग लगा लिए होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या बताइए। तो दिस द करेक्ट आंसर विल बी योर इंटरनल टेपर। हम लोग कैसा देते हैं, इंटरनली टेपर देते हैं एट लेथ स्पिंडल। लेथ स्पिंडल आपको पता है ये वाला पार्ट जो कहलाता है लेथ स्पिंडल कहलाता है, यानी कि हेड स्टॉक से जो कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे समझ लो कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा, या फिर व्हाइट से मैं कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ये जो कहलाएगा ये मेरा कहलाएगा क्या, स्पिंडल। ये मेरा कहलाएगा स्पिंडल, समझ आए। इसी के बाद मेरा चक लगा हुआ रहता है, इसी के बाद मेरा क्या लगा रहता है, चक यहाँ पे लगा हुआ रहता है, समझ आए। 3J चक हो या 4J चक हो, और यही मेरा जॉब जाके इससे कनेक्ट होता है ये स्पिंडल, और इसी स्पिंडल से गियर मेरा कनेक्ट रहता है, ठीक है। पहले गियर जो कि आपका फीड बॉक्स में रहता है उससे कनेक्ट रहता है मेरा स्पिंडल, जो रोटेट करता है वो रोटेट कराता है मेरा वर्कपीस को, और वो होल्ड कौन करता है वर्कपीस को, मेरा चक होल्ड करता है। तो यही स्पिंडल के बाद किया गया है। टेपर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनली टेपर प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। 3 क्या बोला गया देखते हैं। आई होप सो आप लोग जो है सही सही क्वेश्चन लगा रहे हैं। वैसे आप लोग हैं 30 मार्क। हाँ, मैं एक बार लेक्चर बनाने के बाद तो आई होप सो कि आप लोग सबका सब जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर करें सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को पढ़े होंगे या फिर मैं पढ़ देता हूँ। बोला इन केस ऑफ टर्निंग इन केस बोला एज दी मशीनिंग परस्यूड, यानी कि जैसे हम लोग मशीनिंग करते जाते हैं, काम आगे बढ़ते जाता है, दी स्पिंडल स्पीड मस्ट डैश विद द इंक्रीजिंग इन डायमीटर ऑफ द वर्क। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया कि अगर हम लोग डायमीटर बढ़ाते हैं, जो भी मेरा वर्कपीस रहता है उसका डाया को बढ़ाते हैं। मान लो कि सबसे पहले मेरा इतना पतला है, एक सेकंड में रेड ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो पहले मान लो इतना डायमीटर का कोई मेरा वर्कपीस है, ठीक है, डायमीटर इतना। अब हम लोग डायमीटर को बढ़ा दिए। अब क्या किया हम लोग, डायमीटर बढ़ा दिए, यानी कि यहाँ पे मेरा डायमीटर जो वो बढ़ गया। तो यही बोल रहा कि अगर मेरा डायमीटर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वर्कपीस का मेरा डायमीटर बढ़ जाता है तो उसके साथ स्पिंडल का जो स्पीड रहेगा वो मेरा घटेगा या बढ़ेगा, वो चीज़ बात कर रहा। तो आप बताओ कि अगर मेरा डायमीटर बढ़ा तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। अगर मेरा डायमीटर बढ़ गया, वर्कपीस बढ़ गया, यानी कि स्पीड को हमको कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, बात समझ में आया कि नहीं। अगर मेरा डायमीटर बढ़ा क्योंकि भाई ज़्यादा वर्कपीस है तो हम लोग स्पीड को कम करना पड़ेगा। वहीं अगर डायमीटर मेरा घट गया, थोड़ा पतला वर्कपीस को ले लिए, तो हम लोग स्पीड भी फटाफट कर सकते हैं कि इससे मेरा जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा टूल पे भी, और मेरा जल्दी वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर हेवी लोड रहा तो अगर ज़्यादा हम लोग स्पीड को देंगे और काफ़ी वो मजबूत है, डायमीटर बड़ा है, तो वो क्या हो सकता है, क्रैक वगैरह आ सकता है कटिंग टूल मटेरियल पे, ठीक है, टूल ही फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि डाया बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगा। अगर डाया मेरा घटेगा, डायमीटर घट हो रहा है, आप ये नॉर्मली थिंकिंग वाला बात है। अगर पतला लेंगे तो स्पीड को हम लोग ओबियसली बढ़ा सकते हैं, और डायमीटर अगर मोटा ले लिए वर्कपीस तो स्पीड मेरा घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ बोला इन केस ऑफ टर्निंग द मशीनिंग परस्यूट द स्पिंडल स्पीड विथ इंक्रीजिंग इन डायमीटर, यानी कि जब हम लोग डायमीटर को बढ़ा रहे हैं तो डायमीटर बढ़ा रहे तो स्पीड क्या घटेगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड किसका स्पीड, स्पिंडल का स्पीड, क्योंकि स्पिंडल का स्पीड जितना घूमेगा, मैंने बताया था ना, यहाँ जो मेरा स्पिंडल रहता है वही मेरा कनेक्ट रहता है गियर बॉक्स से, यानी कि यही चीज़ जितना स्पीड से मेरा स्पिंडल घूमेगा वही मेरा वर्कपीस तक पहुंचेगा, जो कि जिसमें मेरा कुछ भी कर लेंगे, चाहे बोरिंग कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, शेपिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो स्पिंडल के स्पीड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पिंडल का स्पीड किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हम लोग मटेरियल यूज़ करें, हैवी कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं, ब्रिटल कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, बड़ा डाया कर रहे हैं, छोटा डाया कर रहे हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन द लेथ मशीन फॉर्म। जो डिफरेंट स्पिंडल स्पीड होता है लेथ मशीन पे, वो मेरा कैसा फॉर्म होता है, फॉर्म करता है।
तो बताइए इसका क्या आंसर होगा फटाफट। क्या वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाता है लेथ स्पिंडल का स्पीड, या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हैं, या फिर अर्थमेटिकल लेते हैं, या फिर एनी ऑफ दिस कोई भी ले लेते हैं। जब हम लोग अलग अलग स्पीड लेते हैं हेड स्ट्रोक में स्पिंडल स्पीड, तो वो क्या लेते हैं। तो आप लोग का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, दो चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पहला चीज़ कि सर ये हम लोग यूज क्यों करते हैं और ये क्या चीज़ है। तो पहली बात जान लो कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। देखो आपको तो ये पता है कि स्पिंडल का स्पीड, जस्ट मैंने कहा कि स्पिंडल स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहता है। जब मेरा गियर रोटेट करता है तभी मेरा स्पिंडल रोटेट करता है, और स्पिंडल से कनेक्टेड रहता है मेरा थ्रीजो चक। तो थ्रीजो चक मेरा रहता है वर्कपीस लगा हुआ, और पीछे रहता है स्पिंडल। और सबसे पहले रहता है स्पिंडल, ठीक है, फिर रहता है मेरा चक, और फिर रहता है वर्कपीस। तो स्पिंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्पिंडल का स्पीड को आपको अगर निकालना है, ठीक है, उसका हम लोग रेशियो जानना कि कितना मेरा स्पीड रोटेट कर रहा है, कितना वेरिएशन लो हो रहा है, कब हाई हो रहा है, तो वो सारे चीज़ को हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग लेते हैं रेशियो लेते हैं। क्या रेशियो लेते हैं? लोवेस्ट और हाईएस्ट जो ट्रांसमिशन रेट है उस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। याद रखना, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। रेशियो बिटवीन, एक सेकंड, क्या लेते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो इस चीज़ को लिख लो, है ना। रेशियो बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ट्रांसमिशन रेट। पहला चीज़ तो ये हो गया कि हम लोग इसमें करते क्या है ना भाई, हाईएस्ट और लोवेस्ट जो ट्रांसमिशन रेट होता है, स्पीड का ट्रांसमिशन रेट का, तो भाई कितना ज़्यादा मेरा जा रहा है हेड स्ट्रोक से कैरिज की ओर, या फिर लेड स्क्रू में जा रहा है। पहले लेड स्क्रू में जाता है, उसके बाद वो जो लेड स्क्रू है वो पहुंचाता है कैरिज तक, और कैरिज फिर वर्क करता है टूल को काटने में या फिर कोई भी प्रोसेस करने में। अब दूसरा चीज़ आ जाएगा कि ये हम लोग यूज़ करते क्यों हैं। तो इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, उसका आंसर ये है कि इसको यूज़ किया जाता है हम लोग को रेशियो और अमाउंट ऑफ द गियर ट्रांसमिशन रेट का स्पीड को एज ए सेम इंजन ऑपरेटिंग स्पीड में पता करने के लिए। मतलब देखो मोटा मोटी बात ये है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम लोग गियर ट्रांसमिशन स्पीड को पता करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी लेथ मशीन पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग करते क्या, सिंपली रेशियो लेते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट ट्रांसमिशन रेट का, इससे मेरा निकल जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ आया कि नहीं? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है एन ऑपरेशन। अब यहाँ ऑपरेशन जो लेथ मशीन हम लोग डिफरेंट तरह का ऑपरेशन करते हैं उससे कुछ क्वेश्चन है। बोला गया एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ द हॉल सिलेंड्रिकली इज नॉन एज, यानी कि सबसे पहले जान लो कि पहले मेरा एक सिलेंड्रिकल हॉल था, समझ लो ये मेरा जॉब था, और जॉब में यहाँ पे हॉल किया गया है, ठीक है, इस तरह करके इतना मेरा हॉल है। अब इस हॉल को और बड़ा करना चाह रहे हैं, देखो बताया गया ना यहाँ पे इनलार्जिंग। देखो इनलार्ज हम लोग कर रहे हैं, हॉल को और बड़ा कर रहे हैं, यानी कि इस हॉल को हम लोग बड़ा करके कुछ इतना बड़ा कर देंगे। तो क्या इसको, ये जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग ग्रूविंग बोलते हैं। क्या ये करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये राइट है और रॉन्ग है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आप लोग अभी तक आंसर दे दिए होंगे कि ये रॉन्ग है। क्यों भाई, क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि इसको हम लोग बोरिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बोरिंग क्या करता है कि हॉल को और बड़ा करने में हेल्प करता है। बात समझ में आया? जैसे कि आप देख लो यहाँ पे बोरिंग इसको बोलते हैं, ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है बोरिंग का है। बोरिंग क्या करता था, ये मेरा वर्कपीस है और वर्कपीस पहले से हॉल है, इसको और बड़ा करने में मेरा बोरिंग यूज़ करता है, जिसमें वर्कपीस जो है वो रोटेट करता है, और कटिंग टूल जो रहता है वो मेरा स्टेशनरी रहता है। यहाँ पे देख लो यही है, ये मेरा कटिंग टूल है, ये मेरा क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टूल है, ठीक है, ये मेरा टूल है यहाँ से यहाँ तक, जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और देखो यहाँ पे इस तरह का लगा हुआ है, यानी कि आप पीला से देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का कटिंग टूल मटेरियल निकला हुआ रहता है जो कि इसको और बड़ा करेगा, और ये वर्क पीस है। दिस इज कॉल्ड योर बोरिंग। तो भाई ग्रूविंग क्या हो जाता है सर यहाँ पे? ग्रूविंग मैंने कहा था कि अगर मान लो सिलेंड्रिकल कोई जॉब है, और इस सिलेंड्रिकल जॉब में अगर हम कैविटी दे रहे हैं, सिलेंड्रिकल चारों तरफ गोल जैसा कैविटी दे रहे हैं, यानी कि एक हॉल जैसा कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हॉल मतलब आर पार हॉल नहीं, एक हल्का सा कैविटी दे रहे हैं, गड्ढा टाइप का कर रहे हैं, सिलेंडर पूरा गोल गोल कैविटी कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ग्रूविंग करना, ग्रूव करना। देखो यहाँ पे ग्रूविंग पूरा चारों गोल जैसा किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे भी ग्रूविंग किया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूविंग करना। समझ आया कि नहीं? तो ग्रूविंग हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से यहाँ चक में हम लोग फिट कर देते हैं कोई भी मटेरियल को, और विद द हेल्प ऑफ ग्रूविंग टूल हम लोग यहाँ पे वर्कपीस को पहले रोटेट कराते हैं, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फिक्स रहता है, और इससे मेरा क्या हो जाता है, इस तरह का मेरा एक गड्ढा जैसा चारों तरफ मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड योर ग्रूविंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रूविंग का नहीं था, ये स्टेटमेंट है बोरिंग का, क्योंकि यहाँ बोरा इनलार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ गया होगा क्यों ऐसा बोले हम। चलो इसका आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ बोल रहा चैम्फरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। चैम्फरिंग क्या होता है भाई? चैम्फरिंग में क्या हम लोग बेवलिंग करते हैं। बेवलिंग आपको पता होगा कि इस तरह का वर्कपीस रहता था ना, कोना में हम लोग काट के इस तरह का करते थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते थे ऐसा कुछ,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग कट करते थे, एंगली कट करते थे, इंक्लाइंड एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक कोना में कोई भी जो वर्क पीस रहता था उसको बेवलिंग करते थे। तो बेवलिंग इज एक्सट्रीम इन, दोनों साइड में हम लोग करते थे वर्क पीस का, क्या वो चेम्फरिंग उसको बोलते हैं। या फिर बोला जाता है रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस ओवर एक मिनट पूरा है, ओवर अ वेरी नेरो सरफेस, यानी बोल रहा है रिड्यूसिंग एरिया करते हैं, डायमीटर को घटाते हैं, बहुत ही छोटा डायमीटर को हम लोग घटाते हैं सरफेस एरिया, क्या इसको बोलते हैं। या फिर तीसरा नंबर है इम्बोजिंग है डायमंड शेप, यानी कि डायमंड शेप जो हम लोग लाते थे इस तरह का कुछ करते थे, याद है आप लोग का, इसको क्या बोलते थे, जो भी बोलते थे मैं अभी तो आंसर नहीं बताऊंगा, इस तरह का चीज़ हम लोग लाते, क्या ये इसका बोला गया या फिर नॉन ऑफ दी अबव, क्या है करेक्ट आंसर, चेम्फरिंग करते क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेवलिंग एंड द एक्सट्रीम हीट, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भाई कैसे होगा फिगर मैं पहले बता चुका हूँ, बट फिर भी जो बच्चा नहीं लेक्चर देखा हुआ फिर भी देख लो। देखो ये होता था चेम्फरिंग, चेम्फरिंग में क्या करते थे, ये मेरा स्पिंडल है, ये क्या है मेरा स्पिंडल है, स्पिंडल में चक लगा हुआ है, ये मेरा चक है, चक में हम लोग लगा दिए हैं वर्कपीस को, और वर्कपीस को लगा के विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल या फिर चेम्फरिंग टूल की चेम्फर कर रहे हैं, यहाँ देखो इंक्लाइन में काट रहे हैं। अगर जनरली आप देखना चाहोगे जिस तरह वर्कपीस किया जाता है लेथ मशीन में, तो ये मेरा चक था, और चक में यहाँ पे देखो कैसे हम लोग यहाँ पे एक इंक्लाइन में चेम्फर कर रहे हैं, तो ये कहलाता है मेरा चेम्फरिंग विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जहाँ पे वर्कपीस मेरा रोटेट करता है और टूल मेरा फिक्स रहता है। ये भी बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी किसी ऑपरेशन में मेरा वर्कपीस ही रोटेट करता है, वो मैं आप बताऊंगा, लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। तो यहाँ पे भी देख लो आप, ये मेरा वर्कपीस रोटेट कर रहा है और विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फीड दे रहे हैं इस डायरेक्शन पे, और देखिए यहाँ पे हम लोग कटिंग कर रहे हैं और एक चेम्फर मतलब वेवल जैसा कट ला रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर वेवलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग पकड़ लिए होंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेवलिंग है द एक्सट्रीम इन, और एक्सट्रीम इन पे ही कर रहे हैं, देखो एकदम इंड पे हम लोग करते हैं, एक्सट्रीम इंड पे करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम इंड पे, यहाँ पे भी देखो एक्सट्रीम इंड पे, एक्सट्रीम मतलब एकदम कोना में करते हैं, मतलब अंतिम भाग में लास्ट पॉइंट पे करते हैं, जबकि आप देखो ग्रुपिंग हम लोग बीच में करते हैं ना, कहीं बीच में करते हैं, कोना में नहीं करते हैं, तो इसीलिए बताया गया। इसलिए ये सारे की पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी इससे भी आपको कन्फ्यूज कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, ग्रूमिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, देखो वही जो मैं आपको बताया था, बोला कि ग्रूमिंग इज ऑपरेशन ऑफ, क्या होता है भाई ग्रूमिंग ऑपरेशन, वेवलिंग करते हैं एक्सट्रीम इंड पे, ए नंबर में बोला गया है। दूसरा नंबर बोला है इम्बोजिंग, बी नंबर बोला गया रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस, या फिर बोला गया इम्बोजिंग अ डायमीटर शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस, अभी नॉन ऑफ द अबव, क्या होगा भाई ग्रूविंग, मैंने जस्ट अभी बताया था ग्रूविंग के बारे में, ठीक है, तो आप लोग पकड़ लिए होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्कपीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर ग्रूविंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एरिया को करते हैं, देख लो एक बार, अभी जस्ट मैंने कहा था ना दिस इज कॉल्ड योर ग्रूविंग, इसी को हम लोग ग्रूविंग बोलते थे, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये जो आप फिगर देख रहे हो दिस इज योर ग्रूविंग, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये ग्रूविंग है, ठीक है, ये मेरा ग्रूविंग है। देखो क्या करें हम लोग, केविटी लाते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, चारों तरफ गोल जैसा हम लोग केविटी थोड़ा लाते हैं वर्कपीस में, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को आप पढ़िए, क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। यहाँ पर बोला गया रिड्यूसिंग द डायमीटर, डायमीटर को घटाना ऑफ ए वर्कपीस ओवर ए वेरी नेरो सरफेस, छोटा एरिया के लिए, मान लो इतना एरिया के लिए इस तरह करके हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दिया हम लोग एरिया को, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ट्राई कीजिए देने का। बोला गया एक ऑपरेशन है ऑफ इम्बोजिंग अ डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ वर्कपीस इज नोन एज, अगर हम लोग डायमंड जैसा शेप ला रहे हैं किसी वर्कपीस में तो उसको हम लोग बोलते क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या उसको ग्रूविंग बोलते हैं, आप देख लिए हैं, रिड्यूसिंग डायमीटर करते हैं, ठीक है, काउंटर बोरिंग करते हैं, बोरिंग आपको पता है सिलेंड्रिकल जो होल रहता है उसको बड़ा करने के लिए करते हैं, फेसिंग क्यों करते हैं भाई, फेसिंग हम लोग करते हैं प्लेनिंग, मतलब कि लास्ट प्रोसेस होता है कोई भी वर्कपीस का, फाइनल जब हम लोग करते हैं तो फेसिंग करके उसको चिकना बनाते हैं सरफेस को, नर्लिंग इसको कहा जाता है, एन ऑपरेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम पॉज नहीं किए कि आप आंसर दो, इसको आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो इस तरह का ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड योर लर्निंग, जो कि कैसे तरह हम लोग देते हैं, आपका डायमंड शेप देते हैं, इधर से भी इधर से भी कट करते हैं, तो ये हो जाता है मेरा लर्निंग। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फेसिंग, जस्ट मैंने कहा फेसिंग क्या हो जाता है भाई, फेसिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, फेसिंग क्या होता है, क्या इसमें हम लोग करते हैं वेवलिंग, वेवलिंग एट द मोस्ट एक्सट्रीम इन, तो भाई ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस ओवर द वेरी नैरो सरफेस, ये भी आपको पता है क्या होगा। इम्बोजिंग अ डायमंड से पैटर्न ऑन द सरफेस वर्कपीस, ये भी नहीं होगा, आपको पता होगा। मशीनिंग द एंड ऑफ द वर्कपीस टू रिड्यूस द फ्लैट सरफेस,
तो आपको पता है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, डी नंबर हो गया। हम लोग मशीनिंग करते हैं एंड ऑफ द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस के एंड में, अंतिम में हम लोग मशीनिंग करते हैं। क्यों करते हैं भाई, ताकि मेरा जो सरफेस है वो फ्लैट मिल सके, चिकना सरफेस मिल सके। ठीक है, तो ये देखो ये कहलाता है मेरा फेसिंग। फेसिंग करते क्यों है, फाइनल हम लोग कुछ भी करने के बाद जो भी अपना प्रोसेस वगैरह किए उसे हम लोग चिकना बनाने के लिए सरफेस, ताकि अच्छा सरफेस हमको मिल सके, तो हम लोग करते हैं लेथ मशीन पे लेथ ऑपरेशन करते हैं फेसिंग टाइप का, राइट। तो आपका क्या होगा, डी बी और करेक्ट आंसर। समझ आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। बोला गया जो चेम्फरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, जो हम लोग चेम्फरिंग करते हैं वो चेम्फरिंग करते हैं किसके बाद करते हैं, वो बोला गया। क्या हम लोग रफ टर्निंग के बाद करते हैं, या बोरिंग के बाद करते हैं, या लर्निंग के बाद करते हैं, फिर थ्रेड कटिंग के बाद करते हैं, किसके बाद हम लोग चेम्फरिंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया। चेम्फरिंग आपको पता होगा कैसा होता है चेम्फरिंग, फिगर में बता चुका हूँ, और एक बार आप लोग देख लो, दिस इज कॉल्ड योर चेम्फरिंग। देखो चेम्फरिंग क्या होता था, हम लोग बेवल करते थे, एकदम एक्सट्रीम एंड पे हम लोग कट करते थे, वेवलिंग करना, जैसे कि इस फिगर में भी देख सकते हो। एक्सट्रीम एंड पे हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल पे, खास एंगल में प्रोवाइड करते थे उसको हम लोग, आपको पता है कि एंगल हम लोग 45 देते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये जो हम लोग करते हैं ये किसके बाद करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या रफ टर्निंग के बाद, बोरिंग के बाद, लर्निंग के बाद, थ्रेड कटिंग के बाद? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपको देना है जवाब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे पहले और मैं बताऊँ तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, क्या होगा, थ्रेड कटिंग। आफ्टर थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग के बाद हम लोग चेम्फरिंग करते हैं। समझ आया कि नहीं? चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सारा चीज़। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फॉर यू वाला सेक्शन पे, जहाँ पे आपको कमेंट पे देना है आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन फॉर यू में आपसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, इन ऑर्डर टू अचीव a specific surface finish in a single point cutting turning the most important factor to be control is। देखो मैंने कहा था ना फेसिंग करते हैं, क्यों भाई, फेसिंग करके हम लोग क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को अच्छा खासा सेव देते हैं। तो ये बोला गया इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश सिंगल टर्निंग पॉइंट पे जब हम लोग करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, डेप्थ ऑफ कट का, स्पीड का, या कटिंग स्पीड का, या फिर टूल रुक एंगल का। ठीक है, टूल रैक एंगल, रुक बोल रहे सॉरी, टूल रैक एंगल का, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अगर हमको सरफेस फिनिश चाहिए? क्या डेप्थ ऑफ हम लोग कट को ध्यान रखना पड़ता है, या फीड हम लोग जो फीड देते हैं, फीड मतलब समझ में है कि ये मान लो वर्कपीस है, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट मतलब बोल रहा है कि कितना हम लोग कट करेंगे, इतना मीटर लेंगे, इसको हम लोग कट करेंगे। फीड मीन्स हम लोग कितना फीड अंदर तक दे रहे हैं। कटिंग स्पीड यानी स्पीड आपको पता है कितना ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं। और टूल रेक एंगल यानी कि जो टूल होता है उसके बीच में आपका जो एंगल हम लोग देते हैं, दिस इज कॉल्ड योर टूल रेक एंगल। तो ये हम लोग किस में डिपेंड करता है, सरफेस फिनिश का। आप लोग को इसको क्या करना है, आंसर करना है इन कमेंट बिलो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे और एक सेक्शन लेके लेथ मशीन का, देन हम लोग का आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्रिलिंग या मिलिंग पढ़ेंगे, और कुछ हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, बोचिंग देखेंगे, सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि प्रोडक्शन में आते जाएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।